गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि निर्वाचन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, गुप्त मतदान प्रणाली और पूर्ण बहुमत प्रणाली। और आज हम जानेंगे कि मताधिकार एवं उसकी पद्धतियों के बारे में कि मताधिकार किसे कहते हैं। मताधिकार से तात्पर्य है कि जब देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि से तात्पर्य है कि देश का शासन संचालित करने वाला व्यक्ति, उसका चुनाव वह अपने सहमति के द्वारा, अपने मत के द्वारा करने लगे तो उसे कहते हैं मत अधिकार। और यह जो मत अधिकार है वह देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा दिया जाता है। जो मत अधिकार की पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले सर्वव्यापी व्यस्क मताधिकार, दूसरा है बहुल या भारीकृत मताधिकार और तीसरा है महिला मताधिकार। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्वव्यापी व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं। ये आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों द्वारा स्वीकृत किया गया सबसे प्रचलित तरीका है। जो ये सर्वव्यापी व्यस्क मताधिकार है वो सभी लोकतांत्रिक राज्यों के द्वारा स्वीकार किया गया फेमस या प्रचलित तरीका है। और इसमें जब देश का नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसमें किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म, पंथ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, यह अधिकार सबको प्राप्त होता है। और अमेरिका, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ में जो व्यस्क मताधिकार है उसकी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। एवं स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष की आयु के बाद, जब नागरिक 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उसके बाद यह अधिकार प्राप्त होता है। और ऑस्ट्रेलिया में तो जो व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग नहीं करता, जो मताधिकार है उसका प्रयोग नहीं करता, तो उसे दंडित करने का प्रावधान भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि जो मताधिकार है वो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है और सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। प्रतिनिधित्व एवं विभिन्न सिद्धांत। तो प्रतिनिधित्व के बारे में जानते हैं कि प्रतिनिधित्व क्या है। प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और वे व्यक्ति संपूर्ण जनमानस की ओर से, मतलब पूरी जनता की ओर से सरकार के कार्यों को प्रभावित करते हैं। और प्रतिनिधित्व की जो पद्धतियां हैं और इसके जो रूप है उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह सरकार को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाए। और प्रतिनिधित्व की जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, और तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये 3 जो है वो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है। एक बार और सुनेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। निर्वाचन आयोग। अब हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग क्या होता है? तो भारत में निर्वाचन के प्रबंध की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और आवश्यकता अनुसार जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। और इस निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका जो चुनाव होता है या इनको जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये लगभग 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना, कब कौन से चुनाव किस तिथि में, किस डेट में किए जाएंगे, जो इसका निर्धारण का कार्य होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। दूसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करवाना, जो निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य होता है वह भी निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है
राजनीतिक दलों को नियमानुसार मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चौथा है निर्वाचन के उपरांत जब निर्वाचन समाप्त हो जाता है उसके बाद प्रत्याशियों के चुनाव के व्यय का कि प्रत्याशियों ने चुनाव में कितना खर्च किया है उसका जो ब्यौरा है, जो उसकी जांच है, वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात है चुनाव के समय आचार संहिता के नियमों का पालन करवाना। फिर है चुनाव से जुड़े विषयों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना। मतलब जो निर्वाचन आयोग होता है वो उसको ये अधिकार होता है, उसका ये कार्य होता है कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की आवश्यकता अनुसार सुझाव दे सकता है। तो ये कार्य थे निर्वाचन आयोग के। तो हमारा यहाँ पर अध्याय 4 निर्वाचन और प्रतिनिधित्व समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।